नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका मीनू त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई कहानी चिमटियाँ। अरे सुनो, सुबह तुम्हारी नीली वाली शर्ट धोकर फैलाई थी, तुमने उतारी है क्या? आरती के कहने पर नरेंद्र ने अखबार से सिर उठाया और धीमे से ना में सिर हिलाकर वापस अखबार में डूब गए। पतिदेव की ना से व्यथित वह चिहुक कर बोले, हाय राम, लगता है हवा में तुम्हारी शर्ट उड़ गई। क्या बात करती हो? अखबार वहीं फेंककर नरेंद्र अपनी प्रिय नीली शर्ट को देखने बालकनी में आए। आरती बालकनी से झांकती हुई बोली, बड़ी बेकार चिमटियां लाए हो। पता है कितने कपड़े उड़ चुके हैं इन मरदूत चिमटियों की वजह से। जाऊं क्या नीचे, मिलेगी क्या शर्ट? वैसे मुश्किल ही है मिलना। सरी के खुद से किए सवाल जवाब के साथ चिमटियों को कोसती वह तीसरी मंजिल से नीचे उतरी। नरेंद्र चिंता से नीचे झांककर इधर उधर नजर दौड़ाकर अपनी पसंदीदा कमीज को देखने लगे। करीब 10 मिनट बाद आरती आई तो नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ, मिली क्या? नहीं मिली, हवा चल रही है सो जाने कहाँ उड़ गई होगी। हवा इतनी भी तेज नहीं थी कि कमीज चिमटियों की पकड़ से छूट जाए। अरे काहे की पकड़, बड़ी बेकार निकली है चिमटियां। बेकार होनी तो नहीं चाहिए, होम सिटीज की चीजें तो एक से एक नायाब होती हैं। महंगी और सुंदर चीजें हमेशा अच्छी निकले ये क्या जरूरी है? आरती हल्का सा झुंझलाई, फिर मायूसी से बोली, कभी कभी छोटी दुकानों से ली गई चीज ज्यादा टिकाऊ और बढ़िया निकलती है। बड़े मॉल से लेने का प्रलोभन हमें भारी पड़ गया। 3 कपड़े अब उड़ चुके हैं। आरती का चिमटी पुराण बहुत देर तक चलता, पर भला हो सासू माँ के फोन का जिसने उन्हें बचा लिया। हेलो के साथ अरे अब क्या बताऊं कहकर एक लंबी सांस के पश्चात आरती द्वारा कुछ देर पहले उड़ी शर्ट का सारा दोष पतिदेव पर ही थोपा गया। चिमटियों के अदूरदर्शी खरीदार पर संपूर्ण घटना का दारोमदार नरेंद्र पर डालते हुए खुद की वेदना संवेदना माँ के साथ सहज भाव से साझा की जाने लगी। अब क्या बताऊं अम्मा, इनको गली बाजार की दुकानें तो स्वाती नहीं है। भला बताओ, मॉल से चिमटियां उठा लाए, बस दिखने में ही खास थीं, सब की सब बेकार निकली। आज मंजूषा दीदी की दी हुई शर्ट उड़ गई, पिछले हफ्ते मेरा दुपट्टा, और उससे पहले लब्बो लुआब यह है कि अपनी अम्मा के सामने पतिदेव की खरीदारी की समझ की धज्जियां जमकर उड़ाई गईं। कुछ देर अखबार के पन्ने उलटने पलटने के बाद नरेंद्र वहां से उठकर बालकनी में चले आए। जानते थे कि अब घंटे भर की फुर्सत हो गई। माँ बेटी अपने मन की एक एक बात जब तक कह सुन नहीं लेंगी तब तक उनके दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। बालकनी में गमले में लगे 2-4 पौधों की सूखी पत्तियां निकालकर पानी देकर करीब 10 मिनट बाद आए तो भी वही टॉपिक छिड़ा पड़ा था। अरे हाँ अम्मा, संभाल कर लगाई थी, दोनों सिरों को अटकाया था चिमटी से, पर चिमटी ही बकवास थी। अब उनमें शर्ट संभालने की नीयत ही न हो तो कोई क्या करे। आरती के मुंह से यह सुनकर नरेंद्र की हंसी छूट गई। समझदार अम्मा ने उस पर भी लापरवाही से कपड़े फैलाने की तोहमत लगाई होगी, तभी उसने चिमटियों का मानवीकरण कर दिया। भला हुआ जो आज इतवार के दिन पत्नी की मदद कराने की गरज से उन्होंने कपड़े नहीं फैलाए, वरना सारा दोषारोपण उन पर ही होता। आधा घंटा बीत चुका था, वह अभी भी धीमे धीमे अम्मा से बतिया रही थी। हल्की खुसफुस में चिमटियों का कोई जिक्र नहीं था। एक आध बार मोनिका भाभी का नाम सुनकर लगा कि विषय परिवर्तन हो चुका है। 45-50 मिनट बाद आरती ने फोन रखा और वहीं गुमसुम सी बैठ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नरेंद्र के पूछने पर वह बुझे मन से बोली, अम्मा की किस्मत भी कैसी है, इस उम्र में भी पूरे घर की जिम्मेदारी ओढ़े हैं। क्या हुआ? बेटे बहू व पोती के होते अब क्यों उलझाती हैं खुद को गृहस्थी में? 70 साल की उम्र में कोई खुद को गृहस्थी में खुशी से झोंकता है क्या? तो अपने बेटे बहू से कहें, बहू से कहकर घर की कलह मोल लें क्या? और रही बात बेटे की, तो उसी का मुंह देखकर वह काम में जुटी रहती हैं। गिरीश भैया भी सब समझते हैं, सुबह जितना होता है काम करवा कर जाते हैं, शाम को अम्मा के काम में हाथ बटाते हैं। पर हमेशा ऐसे कैसे चलेगा? मोनिका भाभी ने तो भैया को गुलाम बना लिया है। ये गलत बात है आरती, मोनिका भाभी भी तो दफ्तर जाती हैं। तो क्या भैया नहीं जाते? रेवती को छोड़कर इन्हें पसंद किया। अम्मा की किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा। आरती की बात का नरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह भली भांति समझते थे कि रेवती की ननद न बन पाने की कसक उसके ताऊजी के बेटे की शादी में जाकर बढ़ गई है। नरेंद्र के ताऊजी के बेटे की शादी में रेवती को देख अम्मा और आरती दोनों चौंक पड़ी थीं।
नरेंद्र तब तक नहीं जानते थे कि रेवती भाभी का रिश्ता आरती के भाई के लिए आया था। अरे सुन, ये तो वही है ना जिसे हम देखने गए थे, पटपड़गंज वाली। अम्मा ने आरती से पूछा तो वह भी विस्मय से भर गई। हाँ माँ, है तो रेवती ही, पर ये यहाँ कैसे? इनसे पूछती हूँ। नरेंद्र से पूछने पर पता चला कि रेवती उनके ताऊ जी के साले की बहू है। हाय नरेंद्र, इसे हम गिरीश भैया के लिए देखने गए थे, मंदिर में दिखाया गया था, बिल्कुल झल्ली सी दिखती थी, अब देखो बहुत बदल गई है। रेवती ने भी आरती और अम्मा को पहचान लिया था, पर उनकी उपस्थिति में सहज रहते हुए अतीत से दूरी बनाए रखी। इसके विपरीत आरती और अम्मा जी पूरी शादी में उसे देखकर आहें भरती रहीं। लेडीज संगीत पर वह खुलकर नृत्य करती हुई किसी फिल्म की चंचल हसीना से कम नहीं लगी। शादी के कामकाज में उसकी फुर्ती और सुघड़ता देखकर आरती और अम्मा जी को महसूस हुआ कि उन्होंने नायाब हीरा पत्थर समझकर गंवा दिया। उस वक्त तो आरती अम्मा को समझाओ तुम, रेवती बिल्कुल सीधी सादी सी है, मेरे साथ नहीं चल पाएगी। गिरीश भैया ने आरती से मनोहार की और वह अपने बड़े भाई के पक्ष में खड़ी हो गई। अम्मा, गिरीश भैया कितने हैंडसम हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इनके साथ के सभी दोस्तों की शादी नौकरी पेशा लड़कियों से हुई है, तुम एकदम घरेलू बहू ले आओगी, कुछ तो आजकल की मॉडर्न लड़कियों वाली बात हो। आरती के कहने पर माँ के घर परिवार जाना बूझा है, सरीखे तर्क कमजोर पड़ गए। फिर कुछ और रिश्ते आए, सभी में कुछ न कुछ खामियां दिखी, सो बात नहीं बन सकी। उसी दौरान गिरीश भैया ने अपने एक दोस्त की शादी में मोनिका को देखा था। रंग रूप अति साधारण होते हुए भी भैया मोनिका पर लट्टू हो गए। सभी ने इसे शादी का योग संजोग मानकर भैया के लिए मोनिका को स्वीकार कर लिया। दो लोगों की तनख्वाह आएगी तो घर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यार दोस्तों ने भी यही पट्टी पढ़ाई और वाकई भैया दौड़ते ही रहे। मोनिका का बैंक बैलेंस उसके मायके वाले संभालते रहे, जबकि भैया अकेले लोन तले दबे सबको जाहिर करते रहे कि सुख सुविधाओं भरे जीवन की वस्तुएं जुटाने में मोनिका का बराबर का योगदान है। घर के कामों में वह अनाड़ी थी,